प्रश्न है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? विकल्प हैं बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बिहार। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में था। उदंतपुरी बिहार शरीफ का प्राचीन नाम था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी। यहाँ बुद्ध द्वारा आविष्कृत भौक्षुकी लिपि प्रचलित थी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी के पुत्र मुहम्मद ने इसे नष्ट कर दिया। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित था। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी भेनसांग एवं इत्सिंग के विवरण तथा कन्नौज नरेश यशोवर्मन के नालंदा अभिलेख से मिलता है। शीलभद्र यहाँ के प्रख्यात कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर के अंतिचक गांव में स्थित था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। यहाँ वज्रयान शाखा की पढ़ाई होती थी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया था। दीपंकर श्री ज्ञान यहाँ के प्रतिष्ठित विद्वान एवं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इस विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इस घटना का उल्लेख समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासिरी में किया है। हरियक वंश के शासकों ने नालंदा के समीप तिल्लास गांव में तिलधक महाविद्यालय की स्थापना की थी। इस महाविद्यालय का उल्लेख भेनसांग और इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण में किया है। यहाँ महायान संप्रदाय का केंद्र था। इसके प्रसिद्ध विद्वान प्रज्ञाभद्र थे। गुजरात के भावनगर जिले में वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। यह बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? इसके विकल्प हैं बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि या जोती हुई भूमि। तो इसका सही उत्तर है बिना जोती हुई जंगली भूमि। गुप्त काल में बिना जोती हुई वन भूमि को अपृहत कहा जाता था। गुप्त काल में 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। क्षेत्र भूमि अर्थात कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि अर्थात रहने या मकान बनाने योग्य भूमि, चारागाह या गोचर भूमि अर्थात पशुओं के चारा योग्य भूमि, शील भूमि जो भूमि जोतने योग्य नहीं हो, अपृहत बिना जोती गई जंगली भूमि। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त को आदिराज कहा गया है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमार गुप्त का विलसड स्तंभ लेख तथा स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से गुप्त वंशावली की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक में 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हरिसेन शांति एवं युद्ध का मंत्री अर्थात संधि विग्राहक था। समुद्रगुप्त को समरसतः अर्थात 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। डॉक्टर V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी वर्णित है। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त के काल की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं: गरुड़, अश्वमेघ, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु, वीणा सारन। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ प्राक्रमांक की उपाधि धारण की थी। विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त का पता चलता है। रामगुप्त एक कमजोर शासक था जो शकों के साथ युद्ध में पराजित हुआ। राजशेखर की काव्य मीमांसा से भी रामगुप्त के बारे में पता चलता है।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय को सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवर सेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा चंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक की सहायता से शकों को पराजित किया तथा इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था और उसने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी के दौरान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासन का पता चलता है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में की गई थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? विकल्प हैं महामेघवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश या रठ भोजक वंश। तो इसका सही उत्तर है महामेघवाहन वंश। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से है। खारवेल के संबंध में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि अशोक के कलिंग विजय के समय यहाँ का शासक नंदराज था। यह अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। नहरों के निर्माण एवं जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने की जानकारी सर्वप्रथम इसी अभिलेख से मिलती है। खारवेल इस वंश के तीसरे शासक थे। इस वंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। ये चेदी राष्ट्र के राजा थे। चेदी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महाजनपद था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। सातवाहन वंश, इस वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर इस वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र थी। सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी नानाघाट शिलालेख से मिलती है। इसी वंश के शासक हाल प्रथम ने प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती या जिसे गाथाहा सतसई भी कहते हैं, इसकी रचना की। हाल प्रथम के दरबार में गुणाढ़ निवास करते थे, जिन्होंने वृहत कथा कोश की रचना की। सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम के समय में हुआ। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी प्रथम था, जिसके सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज अंकित हैं। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्कों का भी प्रयोग किया। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा शुरू की। अब प्रश्न है, चीनी यात्री संयोगन ने भारत यात्रा कब की थी? विकल्प हैं 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री संयोगन 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य 518 ईस्वी में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी के प्रारंभ में 399 से 440 ईस्वी में भारत आया। फाहियान ने फू को की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। भेनसांग यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सीयू की रचना की। वाटर्स के अनुसार भेनसांग भारत को इन-टू या अर्धचंद्राकार नाम देता है। भेनसांग के मित्र भेली ने भेनसांग की जीवनी लिखी थी। भेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। भेनसांग को यात्रियों का राजकुमार
नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही उत्तर है बनावली। बनावली हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। धौला का अर्थ सफेद तथा वीरा का अर्थ कुआं है। धौलावीरा को दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई है। धौलावीरा में मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक गिरा हुआ उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है। कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ युगल समाधान का प्रमाण मिला है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा मिला है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। लोथल, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान के साक्ष्य, फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। धौलावीरा की खोज R.S. बिष्ट ने 1985 से 90 में की थी। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। बनवाली की खोज R.S. बिष्ट ने 1974 में की। यह रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार में है। कालीबंगा की खोज B.K. थापड़ व ब्रिजवासी लाल ने 1953 में की। यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1957-58 में की। यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद में है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।